हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज दैट व्हेन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। क्योंकि हमारे जो इंडियन लॉज है, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो वुमेन के फेवर में ही है। अब अगर देखो तो एक वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, सीआरपीसी के अंडर भी कर सकती है, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी कर सकती है। फाइन। अब कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं कि कब जो है एक वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है, कब कोर्ट मना कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ग्राउंड्स दैट ऑन विच वुमेन इज नॉट एंटाइटल्ड, वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, और एक केस लॉ जिसमें ये कहा गया कि भाई वाइफ जो है किन ग्राउंड्स पे मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। फाइन। तो देखो इसमें क्या बात कही गई। सबसे पहले ये जो केस था इसमें वाइफ जो थी शी अप्रोच टू अ फैमिली कोर्ट, क्योंकि देखो जितने भी मेंटेनेंस के मैरिज के जो भी मैटर्स होते हैं वो सब फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं। तो ये एक वाइफ थी, शी अप्रोच टू अ फैमिली कोर्ट, और इसने मेंटेनेंस क्लेम करी अपने हस्बैंड से। और वहां पे फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को ऑर्डर करे टू पे ₹25,000 मंथली टू हिज वाइफ। अब इसके बाद हस्बैंड ने क्या करा, हस्बैंड ने ये कंटेंशन ली कि भाई मैं अपनी वाइफ को एंटाइटल नहीं हूं मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, मतलब मेरी वाइफ जो है वो मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो था उसने मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज करा, मतलब हाई कोर्ट में हस्बैंड ने चैलेंज करा, क्योंकि ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था ये ट्रायल कोर्ट ने पास करा था कि भाई वाइफ को हस्बैंड मेंटेनेंस देगा ₹25,000 पर मंथ। अब हस्बैंड ने हाई कोर्ट में उसी ऑर्डर को चैलेंज करा, जो कि सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस के जो ऑर्डर्स वाइफ के फेवर में गए थे, उस ऑर्डर को हस्बैंड ने हाई कोर्ट में चैलेंज करा, ये कहते हुए कि भाई उसकी जो वाइफ है शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। क्यों एंटाइटल नहीं है? हस्बैंड ने ये कंटेंशन लिया कि भाई वो जो है उसकी वाइफ जो है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के उसको छोड़ के चली गई है और उसके साथ नहीं रह रही है, तो वहां पे उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये था कि भाई हस्बैंड ने ये कहा कि जो हमारी जो शादी थी वो 2008 में हुई थी, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद उस शादी से उनको एक बेबी गर्ल बॉर्न हुई, एंड हस्बैंड फाइल फॉर डाइवोर्स एंड दे वर ग्रांटेड डाइवोर्स इन 2017। अब यहाँ पे हस्बैंड का ही कहना ये था कि भाई मेरी वाइफ जो है अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रही है और बिना किसी कारण के मुझे छोड़ के चली गई है, मुझे और मेरे बच्चे को। 2017 में फिर उसे डाइवोर्स मिल गया, मतलब 2008 में उनकी शादी हुई और उसके कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ उसे और उसके बेबी को छोड़ के बिना किसी रीजन के, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के उन्हें छोड़ के चली गई। तो हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया और 2017 में उन्हें डाइवोर्स भी मिल गया। अब इसके बाद आता है कि हस्बैंड ने ये बोला कि भाई उसकी वाइफ जो है उसे और उसकी डॉटर को बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई थी 2015 में। तो वाइफ ने यहाँ पे ये कहा कि भाई मेरे पास सफिशिएंट कॉज था, मैं ऐसे ही नहीं चली गई थी। ये इसका जो हस्बैंड का जो मेरी तरफ बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, और यहाँ पे शी क्लेम दैट शी वॉज कंपेल्ड टू लीव एंड लिव सेपरेटली ड्यू टू हिज इल ट्रीटमेंट एंड इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। तो यहाँ पे उसने ये कहा कि भाई वो ऐसे ही नहीं गई थी, उसके पास एक सफिशिएंट कॉज है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है बहुत इल तरीके से उसको ट्रीट करता था और इसीलिए वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। तो उसने इन ग्राउंड्स पे कहा कि भाई मैं, मेरे पास ग्राउंड है कि मैं उसे क्यों छोड़ के गई, क्योंकि मेरा हस्बैंड का ट्रीटमेंट मेरे तरफ अच्छा नहीं था और इसलिए मैं मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड हूँ। अब यहाँ पे हस्बैंड ने क्या करा, हस्बैंड ने जो गार्जियनशिप थी बच्चे की वो किसको दी, जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने गार्जियनशिप फादर को दे दी ऑन द ग्राउंड्स कि भाई वाइफ जो है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के हस्बैंड को और उसके बच्चे को छोड़ के चली गई। तो जो हाई कोर्ट था उसने भी ये पाया कि भाई जो ट्रायल कोर्ट है उसने गार्जियनशिप जो है हस्बैंड को दी है, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। मतलब ट्रायल कोर्ट को भी ये लगा होगा कि भाई वाइफ जो है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के बच्चे को और उसके फादर को छोड़ के चली गई है, तो यहाँ पे जो गार्जियनशिप है वो फादर को ही मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट को भी यही लगा। एंड सेकेंडली और क्या लगा कि भाई उनकी जो वाइफ है उसे बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है, एंड वहां पे हस्बैंड, हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप जो है कह रहे हो कि भाई आपके पास सफिशिएंट कॉज है कि इल ट्रीटमेंट था हस्बैंड का, तो आप उसका एविडेंस दो। उसका भी कोई एविडेंस नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि भाई जो इल ट्रीटमेंट है वो अभी हो रहा होगा, कभी कुछ तो आपने पुलिस कंप्लेंट करी होगी, कुछ तो करा होगा, तो इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे वाइफ के अगेंस्ट, मतलब वाइफ के जो एलिगेशन थे उसके लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, High Court thus stated that there is sufficient evidence to state that the wife left the husband without any reason.
तो हाई कोर्ट को भी ये लगा कि भाई वाइफ कह रही कि मेरे पास तो रीजन है छोड़ के जाने के लिए और उसका इल ट्रीटमेंट था, लेकिन उसका कोई एविडेंस तो नहीं है। और ट्रायल कोर्ट ने जो गार्जियनशिप दी है वो भी बच्चे की जो गार्जियनशिप है वो भी फादर को दी है। तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई कोई एविडेंस ऐसा वाइफ की तरफ से मिला नहीं है जहां पे ये प्रूव हो सके कि उसका मतलब उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड था अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हस्बैंड, अब देखो शादी जो होती है, अब उसने वो तो ये बोला कि भाई मैं एंटाइटल टू मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट कॉज है। तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आपने एविडेंस कोई नहीं दिया है, और ट्रायल कोर्ट ने जो बच्चे का गार्जियनशिप फादर के फेवर में करा है वहां पे भी यही कंटेंशन के बेसिस पे करा था कि आप जो है विदाउट रीजनेबल कॉज फादर को और उसके बच्चे को छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे देखो, जब शादी होती है तो एक हस्बैंड की लीगल एंड मॉरल ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, उसका ध्यान रखे, उसकी जो भी मतलब नीड्स है वो फुलफिल करे। लेकिन बदले में क्या होता है, बदले में वाइफ को भी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई सिर्फ हस्बैंड की ही ऑब्लिगेशंस होती हैं या वाइफ की ही ऑब्लिगेशंस होती हैं। दोनों की इक्वल ऑब्लिगेशंस होती है, इक्वल राइट्स होते हैं, और दोनों को आपस में बैलेंस करके चीजों को चलना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाइफ जो थी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रही थी, एंड कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई वाइफ जो है मेंटेनेंस लेने के लिए तब एंटाइटल्ड है अगर वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रही है और हस्बैंड उसको उसका ध्यान नहीं रख रहा है, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा है, तब शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। लेकिन जहां पे वाइफ अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन से फुलफिल नहीं कर रही है और बिना किसी रीजन के अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई है, उसको मतलब उसने क्या कर दिया है, डेजर्ट कर दिया है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो वो वाइफ जो है एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने यही कहा कि भाई ऐसी कोई वाइफ जो कि किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से अपने हस्बैंड से अलग रहती है, हो सकता है कि क्रुएलिटी हो या उसका इल ट्रीटमेंट हो हस्बैंड का, तो उसके पास एक सफिशिएंट ग्राउंड है कि भाई वो किन ग्राउंड्स पे अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। अब ऐसी कोई वाइफ जो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, तो वो एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। तो जो हमारा सेक्शन देखो, ये जो केस था दैट वाज स्टेट, द नेम ऑफ दिस केस इज, सरिता वर्सेस राजेश 2017 केरला हाई कोर्ट। तो इस केस का जो नाम था, जिसमें ये कहा गया कि भाई अगर वाइफ अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करती है और विदाउट किसी रीजनेबल कॉज अपने हस्बैंड को छोड़ के जाती है, तो वो वाइफ जो है एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। फाइन। अब देखो इस केस में केरला हाई कोर्ट ने भी यही बात कही कि भाई वो वाइफ जो विदाउट रीजनेबल कॉज अपने हस्बैंड को छोड़ के अलग रहती है, वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो देखो सेक्शन जो 125 है सीआरपीसी का, वो ये बात तो करता ही करता है कि कब जो है वाइफ एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो ये ग्राउंड से बताता है कि कब एक वाइफ जो एंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्पाउस खुद को विड्रॉ कर मतलब किसी स्पाउस को विड्रॉ करता है अपनी सोसाइटी से बिना किसी रीजनेबल कॉज के, तो वहां पे क्या होता है, या फिर अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करते, सो व्हेन ईदर स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी ऑफ द अदर, इट कॉन्स्टिट्यूट एज विड्रॉल फ्रॉम द मैरिटल ऑब्लिगेशंस, कि भाई आप जो है दूसरे स्पाउस को अपनी सोसाइटी से विड्रॉ कर रहे हो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो यही माना जाएगा कि आप उसे अपनी सोसाइटी से मतलब आप अपनी जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो। ठीक है। अब देखो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में ये तो कहा ही गया था कि भाई अगर कोई हस्बैंड अगर कोई वाइफ जो है, कौन कौन सी वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन 125 ऑफ सीआरपीसी ये भी कहता है कि भाई अगर कोई वाइफ अडल्ट्री में है, मतलब अगर उस वाइफ के फिजिकल रिलेशंस अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और मैन के साथ हैं, तो वो एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। या फिर अगर वो किसी बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो क्यों अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, और बिना किसी रीजन के वो अपने हस्बैंड को छोड़ के अलग उससे रह रही है, उस केस में भी वो एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। या फिर अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेटली रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से, देन ऑल्सो वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। ये सब बातें कही गई है 120 सेक्शन 125 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी में। तो यहाँ पे देखो 125 जो है, 125 भी यही बातें कहते हैं कि कब कब जो है वाइफ एंटाइटल्ड है और कब एंटाइटल्ड नहीं है। तो इस केस में सरिता वर्सेस राजेश में भी यही कहा गया था कि भाई अगर वाइफ who is not fulfilling her marital obligations and living separately from her husband without any reasonable cause, she is not entitled to claim maintenance। तो भाई देखो
ऐसा नहीं है कि जितने भी लॉज हैं वो वुमेन को फेवर कर रहे हैं तो वो हर तरीके से फेवर कर रहे हैं। अगर उसके फेवर में कुछ लॉज हैं तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जिनमें ये कहा गया है कि वो कब उन राइट्स को अवेल कर सकती है। अगर आप एज अ वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ वाइफ तो आप मतलब मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। आपने शादी करी है, आपका हस्बैंड है, आपके इन लॉज है, आपका बेबी है, आपकी उनकी तरफ कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं जो मतलब शादी करने के टाइम पे एक हस्बैंड की हो जाती है और एक वाइफ की हो जाती है, तो वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के बाद भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है फाइनेंशियली या किसी भी तरीका मेंटली, उस केस में या फिर अगर हस्बैंड का इल ट्रीटमेंट हो रहा है, क्रुएलिटी हो रही है, अडल्ट्री है, तब आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, तब एक वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस कि भाई बीइंग अ वाइफ when a wife can claim maintenance and when she is not entitled to claim maintenance। तो पर्टिकुलरली इस लेक्चर का जो पर्पस था वो यही था कि भाई एक वाइफ जो है कब मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होती है। सो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।